इस दैनिक वेबिनार की सीरीज में हमारे आज बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट प्रेजेंट हैं, जो कि प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत जी हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, सर आप सुन सकते हैं हमें? हाँ नेहा जी, ऑडिबल है आप। हाँ जी सर। डॉक्टर राजपूत के बहुत बड़ी लिस्ट है एकम्प्लिशमेंट्स की और बहुत सारी डिग्रीज की। पर मैं एक छोटे से इंट्रो में सर का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। सर एमडी भी हैं, पीएचडी भी हैं, एमफिल भी हैं साइकोलॉजी और सोशल मेडिसिन में। और करंटली ही इज द प्रिंसिपल एंड प्रोफेसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एट एसडीएमजीएच कॉलेज एट आजमगढ़। और सर ने काफी सोशल वर्क और साइकोलॉजी में काउंसलिंग वर्क किया है, एड्स के ऊपर भी और सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर भी, और बाकी जगह भी कम्युनिटी मेडिसिन में इन गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट पोजीशंस में काफी हाई पोस्ट पे रह चुके हैं। और काफी सेमिनार्स भी और एजुकेशनल और साइकोथेरेपी वर्क और काउंसलिंग वर्क में सर काफी एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वेबिनार में वो भी पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ है, जो कि है जन स्वास्थ्य का आधार मेरा आधार। तो मैं डॉक्टर राजपूत जी से रिक्वेस्ट करूंगी, सर आप अपना स्क्रीन शेयर और प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। वेलकम सर। अभी भी नहीं है? नाइस। फुल स्क्रीन हम कहाँ से करेंगे? सर ऊपर से सर स्लाइड शो स्टार्ट कर दीजिए। स्लाइड शो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ऊपर या मीन्स। ये फ्रॉम करंट स्लाइड जो लिखा है वहां पे क्लिक कर दीजिए सर, आपकी स्लाइड शुरू हो जाएंगी ऊपर। फ्रॉम करंट स्लाइड सर ऊपर, या नीचे ये जो प्ले का बटन है इसको भी प्ले कर सकते हैं सर। हाँ जी, यस। हाँ जी। ओके, ठीक है अब। हाँ जी, हाँ जी सर। ओके, राइट। सबसे पहले तो ऑडिबल है ना मैम? हाँ जी, बिल्कुल। ओके ओके। सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम में सम्मिलित सभी चिकित्सकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं मैं साहनी सर का कि उन्होंने मुझे ये इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बातचीत का अवसर प्रदान किया। और जैसा नेहा जी मेरे परिचय में बता रही थी कि बहुत सारा काम कुछ साइकोलॉजी पे किया है। तो होम्योपैथी वाले जब भी कुछ काम करते हैं तो सबसे पहले मेंटल उनको नजर आता है, बाकी फिजिकल वो बाद में आता है नजर। हाँ जी। तो यही हालत हमारे भी थे। तो जब टीचिंग 98 में शुरू की तो कम्युनिटी मेडिसिन विषय मिला, और ऐसा विषय जो अम्ब्रेला सब्जेक्ट कहलाता है। मतलब मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि कम्युनिटी मेडिसिन के शिक्षक को जितना मेडिसिन आना चाहिए, यानी कि मेडिकल साइंस आना चाहिए, उतना ही उसको सोशल साइंस भी आना चाहिए, उतना ही साइकोलॉजी भी आना चाहिए, उसको हेल्थ मैनेजमेंट भी आना चाहिए, उसको जेरियाट्रिक्स पीडियाट्रिक्स और ऑल इन ऑल सब कुछ आना चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो अभी आप जो कह रही थी नेहा जी के वो बड़ा लंबी फहरिस्त है, बहुत सारा काम किया है। तो वो दैट वाज जस्ट अ क्वेस्ट फॉर नॉलेज एंड दैट द नॉलेज बिकॉज ऑफ डिलीवरिंग टू द स्टूडेंट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। तो उस प्रयास में धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ थोड़ा पढ़ते लिखते गए और ईश्वर की कृपा से आज यहाँ पर पहुंच गए। इस दौरान एक शिक्षक के नाते और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते दोनों तरह से एक विजन डेवलप हुआ, जो कालांतर में पढ़ाते 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 ये लगा कि खाली क्लासरूम टीचिंग से कुछ नहीं होगा, क्लासरूम से हमको कम्युनिटी में जाना पड़ेगा। और यदि हम ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाए क्लासरूम टू कम्युनिटी, तो मुझे लगता है दैट इज द बेस्ट रिसोर्स फॉर एनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो होम्योपैथी में जहाँ भी मैं रहा हूँ, जहाँ भी आज भी हूँ, पढ़ाता हूँ, बच्चों से यही कहता हूँ कि क्लिनिक एक हमारा ऐसा एक्सपेरिमेंटल लैब है जहाँ से हमें ये पता चलता है कि इस समाज में, इस समुदाय में, इस कम्युनिटी में कितने लोग किन किन चीज़ों से पीड़ित है, किस तरह की बीमारियां चल रही, फिजिकल लेवल पे क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या है, सोशल लेवल पे क्या है, इकोनॉमिक लेवल पे क्या है, स्पिरिचुअल लेवल पे क्या है। तो ये सब चीज़ें हमको पता चलती है। तो मुझे लगता है कि महात्मा हैनीमैन ने हमको ऑर्गेनन के जरिए जो ज्ञान दिया है, उससे हमें ये इंसाइट डेवलप करनी चाहिए कि जो पेशेंट हमारे पास आ रहा है, जो पर्सन हमारे पास आ रहा है, उसकी लाइफ की हैपनिंग्स क्या है।
क्योंकि वो आता तो हमारे पास मेयरली कुछ सिम्टम्स लेके, कुछ कंप्लेंट लेके है, लेकिन ये इंसाइट ऑर्गेनन के थ्रू, साइकोलॉजी के थ्रू, सोशल साइंसेस के थ्रू ये डेवलप होनी चाहिए कि उसकी प्रॉब्लम में कितना अंश फिजिकल एस्पेक्ट का है, फिजिकल लेवल का है, कितना साइकोलॉजिकल का है, कितना मेंटल का है, कितना सोशल का है। तो आज के वेबिनार का जो टॉपिक है, जन स्वास्थ्य का आधार मेरा स्वास्थ्य, वो मैंने थोड़ा सोच समझ के रखा है, और सोच समझ के ये रखा कि मुझे लगता है कि हम लोग चिकित्सक होने के नाते हमेशा दूसरों की दुख दर्द, दूसरों के स्वास्थ्य की देखभाल, दूसरों का के स्वास्थ्य के प्रति कंसर्न रहते हैं, और कई बार हमारा अपना स्वास्थ्य ओवरलुक हो जाता है। और ओवरलुक, वो जरा सी लापरवाही हमेशा, फिर कभी टाइम नहीं है, शाम को क्लिनिक है, सुबह क्लिनिक है, दोपहर में फैमिली है, मेडिसिन लेने जाना है, दवाइयाँ भरनी है, तमाम तरह के काम हैं, सोशल ऑब्लिगेशंस हैं। ये सब करते करते कहीं ना कहीं हम स्वयं एज अ डॉक्टर भी, एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी अपने आप को ओवरलुक करने लगते हैं। और ये बात बहुत शिद्दत से मुझे तब समझ में आई जब मुझे पढ़ाते पढ़ाते 10 12 15 साल हो गए। तो फिर जब ऐसा हुआ, तो मुझे ये लगा कि क्यों ना डॉक्टरों पर ही शोध किया जाए कि ये स्वयं अपने स्वास्थ्य पर कितना ध्यान देते हैं। तो मेरी जो पीएचडी है, वो बेसिकली कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट केस ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स है। तो मैंने अलग अलग तरह की विधाओं के डॉक्टरों को लेकर के लगभग 200 डॉक्टरों पर, मेल फीमेल और हर एज ग्रुप और हर सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर काम किया, और ये जानने का प्रयास किया कि डॉक्टर अपनी हेल्थ को कितना इग्नोर करते हैं और कितना उस पर ध्यान देते हैं। तो आज के टॉपिक का जो मैंने बेस लाइन बनाई, वो ये थी जन स्वास्थ्य का आधार मेरा स्वास्थ्य। यानी कि यदि मैं स्वयं स्वस्थ हूँ, एज एन इंडिविजुअल, एज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, यदि मैं स्वस्थ हूँ, तो निश्चित रूप से मैं अपने परिवार को, मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने मोहल्ले पड़ोसियों को, अपनी कॉलोनी को, अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को हेल्दी बना सकता हूँ। और इस तरह से सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात हम आराम से कर सकते हैं और समझ सकते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं हमारे जहन में, हमारे बैक ऑफ द माइंड में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। ये वेद वाक्य कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहता है। जब हम भारतीय हैं तो हम जन कल्याण की बात करते हैं, विश्व कल्याण की बात करते हैं, दूसरों के कल्याण की बात करते हैं। तो जब स्वयं सुखी होंगे, तभी मुझे लगता है कि दूसरों में भी हमें सुख देखने की प्रेरणा मिलेगी। तो ये एक ऐसा भगवत वाक्य है जो हमें प्रेरित करता है कि यदि हम सबका उपकार चाहते हैं, सबका सुख चाहते हैं, सबका स्वास्थ्य चाहते हैं, सबकी संपन्नता चाहते हैं, तो क्यों नहीं हम स्वयं से शुरू करें। महात्मा बुद्ध ने भी कहा कहा है, अप दीपो भव, स्वयं प्रकाशित हो, स्वयं दीपक बनो, ताकि तुम दूसरों को प्रकाश दे सको। और हम लोग तो वैसे भी इतने क्वालिफाइड हैं, समाज ने हमको एक दूसरी अंतर्दृष्टि से समाज हमको देखता है, बड़े सम्मान की नजर से देखता है, डॉक्टर साहब कहता है, और वो ये मानता है कि इन डॉक्टर साहब को सब कुछ पता है, मैं इसके इनके पास जाऊंगा तो मेरे मेरे हर तरह के दुख दर्द दूर हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ अभी कुछ ट्रेंड देखता हूँ, या जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनमें भी ट्रेंड देखता हूँ, तो उनका मेजर जो फोकस होता है वो केस टेकिंग पर होता है, सिम्टम लेने पर होता है, बड़ा डिटेल में जाके ठंडा गर्म से लेके हर चीज बड़ा बहुत बहुत गंभीरता से पूछते हैं। कहीं ना कहीं उनके जहन में भी ये बात डालने की जरूरत है। जैसा कि अभी नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी ने सीबीडीसी जो डायनामिक करिकुलम लॉन्च किया है, उसमें इस बात पर थोड़ा सा बल दिया गया है कि उसको इस अलग अलग तरह से पढ़ाया जाए कि सिर्फ वो रट्टू तोता न बन जाए, वो सिर्फ शाब्दिक ज्ञान न ले, बल्कि उसके अर्थों के पीछे की बात वो करे, और उस बात को समझे कि वास्तव में मुझे इस मरीज में क्या ठीक करना है, इस इंडिविजुअल में क्या ठीक करना है। क्या सिर्फ उसके फिजिकल ठीक सिम्टम्स ठीक करना है, या एज अ होल उस ह्यूमन बीइंग को ठीक करना है। बिकॉज वो ह्यूमन बीइंग आपके पास एक बार तो कंप्लेंट लेके एज अ पेशेंट, एज अ पर्सन आया है, बट उसका जो बीइंग है, उसका साइकोलॉजिकल बीइंग, सोशल बीइंग, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल, ये सब चीजें भी देखना बहुत आवश्यक है। तो यदि हम कंप्लीट जन स्वास्थ्य की बात करते हैं, पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं, तो पब्लिक हेल्थ की शुरुआत मुझसे या हमसे होती है। क्योंकि हम एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।
तो हमारी जो हेल्थ है वो सिग्निफिकेंट अदर्स पे भी डिपेंड करती है। चाहे हम अपने घर की बात करें तो यदि पति है तो पत्नी पर डिपेंड करती है, पत्नी है तो पति पर डिपेंड करती है, पति पत्नी है तो बच्चों पर डिपेंड करती है, हमारी फैमिली में एक दूसरे पर डिपेंड करती है। इस बात को और भी अच्छी तरह से ये समझा जा सकता है कि हम एक दूसरे के साथ जिस प्रेम से, जिस सौहार्द से, जिस 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 जेलिंग के साथ रहते हैं, जिस कंफर्टेबिलिटी के साथ रहते हैं, वो बहुत हद तक हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और यदि मन प्रसन्न है तो सब कुछ हो सकता है, मन यदि आपका संतुष्ट है तो सब कुछ हो सकता है। तो ये स्वास्थ्य की जो अवधारणा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी है, उसके जब हम बात करते हैं उसकी, तो हम देखते हैं कि यदि मूल रूप से पब्लिक हेल्थ को या जन स्वास्थ्य को देखा जाए तो इसका आशय वास्तव में यह है सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और उसको बढ़ावा देने के लिए समाज द्वारा क्या सामूहिक प्रयास किए जाते हैं या किए जाने चाहिए उसकी बात की जाती है, और उसको हम जन स्वास्थ्य या पब्लिक हेल्थ कहते हैं। यहाँ पर ये बात बहुत गंभीरता से समझने लायक है कि हम लोग भी समाज का हिस्सा हैं, तो हमारे द्वारा किस तरह का सामूहिक प्रयास किया जाता है। वास्तव में जो हम लोग कई बार मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, बाहर लोगों को कंसल्टेशन फ्री में देते हैं, कुछ चैरिटेबल क्लिनिक्स चलाते हैं, तो ये भी वास्तव में जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमारी ओर से किया गया प्रयास होता है। तो जनता के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और रोगों के रोकथाम के लिए साइंस और आर्ट यूज जो किया जाता है उसको हम पब्लिक हेल्थ कहते हैं। और यहाँ पर अभी बात बहुत ध्यान देने लायक ये है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल होने के नाते कहीं न कहीं हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी अब ज्यादा बढ़ रही है, जबकि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, जबकि लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से मोटापा बढ़ता जा रहा है, मोटापे की वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है, मोटापे की वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहे हैं, मोटापे की वजह से दुनिया भर की और दिक्कतें हो रही, स्लीप डिसऑर्डर्स हो रहा है, सीओपीडी हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी आप और हम पर भी आती है एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, कि हम लोगों को इस विषय में थोड़ा थोड़ा जागरूक करते करते चलें। मैं तो अपना इंटरेक्शन करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि हम में से ज्यादातर लोग जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट्स आते हैं उनसे भी इंटरेक्ट करना जरूरी है, मेरा ये मानना है। क्योंकि मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन रिहेबिलिटेशन में किया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन बॉम्बे से। तो डिसेबिलिटी के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसमें डिसेबल को एबल बनाने के लिए या डिसेबल को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए खाली डिसेबल का थेरेपी लेना जरूरी बहुत ज्यादा उतना इम्पैक्टफुल नहीं है जितना कि उनके साथ वालों का सपोर्ट है। यही चीज लागू होती है हेल्थ केयर पर भी। यदि हम स्वयं हेल्दी रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली सबका साथ सबका विकास एक साथ होना, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि हर व्यक्ति हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहे, ये बहुत जरूरी है। तो जब हम वैश्विक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारी डाइट में शामिल हो रही है, डिब्बा बंद चीजें हैं, मार्केटिंग के थ्रू बहुत सारी चीजों पर ल्योर किया जाता है, और समय की कमी का हवाला देकर के लोग भी डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों को पसंद करते हैं। फास्ट फूड कितना लिया जा रहा है आप सभी जानते हैं, इससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। और कभी कभार हम लोग भी समय बचाने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह के फूड्स का उपयोग करते हैं। लेकिन इस फूड्स में जो कॉम्बिनेशंस हैं, वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होने के नाते हम सबको पता है कि जितने प्रिजर्वेटिव डलते हैं उनमें से 90% कार्सिनोजेनिक है, उनमें से 80% के आसपास थायराइड डिसऑर्डर पैदा करते हैं, उनमें से 60% के आसपास फीमेल हार्मोन्स को अफेक्ट करने की ताकत रखते हैं। ये सब बातें में पब्लिक हेल्थ के हैं, इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन से लेके इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन से लेके वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ तक के और डब्ल्यूएचओ तक के। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जिम्मेदारी आपकी और हमारी ज्यादा बड़ी हुई है। पब्लिक में अवेयरनेस लाने की तो आवश्यकता है ही, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास जो पेशेंट आता है उसके साथ यदि दो चार लोग भी आते हैं और उनसे हम बातचीत कर लेते हैं तो उनको भी ये समझाना बहुत जरूरी है कि घर की दाल रोटी इज द बेस्ट। स्विगी और दुनिया भर के जितने जोमेटो और ये सब हैं, इमरजेंसी के लिए हैं तो ठीक, लेकिन स्वास्थ्य वर्धक नहीं है, स्वास्थ्य कर इनका भोजन नहीं है। तो जीभ के लिए खाना है,
स्वाद के लिए खाना है तो ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए तो मुझे बहुत नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारे अवसरों पर मुझे जो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग है वो लोग भी बुलाते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए, ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए। तो मैं उनके किचन में जाके उनको बताता हूँ कि ये जो तुम लगा रहे हो इसका स्वाद तो बहुत बढ़िया है, तुमने इसको टेस्टी तो बना दिया, तुमने इसको कॉन्टिनेंटल तो बना दिया, लेकिन इसका न्यूट्रिशन गायब है। तो उन लोगों का कहना होता है सर हम लोग तो, टेस्ट हमारा बिजनेस है, टंग हमारा बिजनेस है, पेट से हमको लेना देना नहीं, सीधी सी बात। तो जो कमर्शलाइजेशन हो रहा है इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा में, जिस तरह का कमर्शलाइजेशन हुआ है, तो हर व्यक्ति कमाना चाहता है, हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। अब सिंपल सा हम दूध को ही देख लें, दूध एक ऐसा पेय पदार्थ है, चाय एक ऐसा पेय पदार्थ है जो दूध के बगैर नहीं बन सकता। और दूध की जहां तक उपलब्धता का सवाल है, यदि मार्केटिंग आइडियाज को देखेंगे, तो काउ मिल्क बफेलो मिल्क कितना होता है मैं मुझे नहीं पता। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक एनालिसिस पढ़ रहा था, जो मेटा एनालिसिस था, जो हेल्दी डाइट्स पर था। उसमें भी ये बहुत अच्छे से गंभीरता से इसको रेखांकित किया गया था कि उतने हमारे पास जानवर नहीं है जितने दूध की खपत हो रही है। तो अब ये दूध आ कहाँ से रहा है, कैसे आ रहा है, क्या ये आर्टिफिशियल है, क्या ये केमिकल है, क्या ये दूसरे रिसोर्सेज से बनाया जा रहा है, जैसे कुछ वेजिटेबल रिसोर्सेज भी है लाइक सोयाबीन है। तो ऐसे कहाँ क्या यूज हो रहा है ये कह पाना आज के समय में बड़ा मुश्किल है। तो डाइट एंड न्यूट्रिशन दोनों फैक्टर्स आजकल ऐसे हो गए हैं जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत बहुत है। और विशेषकर मध्यम वर्गीय परिवार और थोड़ा सा गरीब परिवार और मार्जिनलाइज लोग जिनके पास 2 टाइम के खाने की व्यवस्था नहीं होती, निश्चित निसंदेह उनके लिए कुछ हेल्दी फूड हैबिट्स के लिए काम किया जाना चाहिए। हालांकि बहुत सारे आप देखते हैं कि हमारे गरीब तबके के भाई बहन जो हैं, रोड के साइड में जो खोमचे लगे रहते हैं, जो ठेले रहते हैं, उन पे दाल रोटी सब्जी चावल, काइंड ऑफ छोले कुलचे पूड़ी, ये सब चीजें खा लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन लंबे समय तक इनका सेवन कितना फायदेमंद होगा, ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल होने के नाते, डॉक्टर होने के नाते हम लोग सब समझ सकते हैं। अ, इन आयामों की मैंने बात की थी आपसे कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, ये आपको हमको सबको पता है। और इसमें जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, जन स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो जन स्वास्थ्य का जो ये आधार है, शारीरिक स्वास्थ्य की बात से हम यदि शुरू करते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप और हम, ये कहा गया है बहुत सारी जगहों पर, और जितने भी हेल्थ मैनुअल्स हैं उनमें फिजिकल एक्टिविटी को पहली प्राथमिकता दी गई है। और जो हमारे वैदिक साहित्य है उसमें भी ये कहा गया है कि प्रातः स्मरणीय जो चीजें हैं उनमें से ईश्वर का चिंतन, ईश्वर का मनन, और उसके बाद शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम या योग, ये बहुत आवश्यक चीज है। शरीर को क्रियाशील रखना, गतिशील रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये कहना है कि जितने घंटे आप बैठते हैं उतने मिनट आप अपने शरीर का, अपनी आयु का कम करते चले जाते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सुबह शाम 1 घंटा टहलना बहुत आवश्यक चीज है। 1 घंटा नहीं मिलता है तो आधा घंटा जरूर टहलना चाहिए। हालांकि आप और हम इस व्यस्तता के नाते कह देते हैं कि यार समय नहीं मिलता, क्या करें, लेकिन कभी तो समय निकालना पड़ेगा, चाहे दिन में निकालिए चाहे रात में निकालिए, क्योंकि जब आप बिस्तर पे पड़े होंगे तब तो आपके पास समय ही समय होगा। तो बेहतर ये तरीका है कि बिस्तर पे पड़े रहने से पहले ही हम शरीर की देखभाल कर लें, ताकि शारीरिक क्रियाएं ठीक ठाक तरीके से चलती रहे। और इसी तरह मानसिक स्वास्थ्य की बात है, मन एक ऐसी चंचल चीज है जिस पर नियंत्रण बड़ी मुश्किल से होता है, लेकिन मन का नियंत्रण सोच से होता है। और सोच में, यदि हमारी सोच पॉजिटिव है, पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव सोच है, तो निश्चित रूप से हमारे आचार विचार व्यवहार भी पॉजिटिव होता चला जाएगा। यदि बौद्धिक स्वास्थ्य की बात करें या इंटेलेक्चुअल हेल्थ की बात करें, तो इंटेलेक्चुअल के नाम पे हमें जो परोसा जा रहा है उसको पढ़ पढ़ के हमको लगता है कि हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं। हमारे पास ज्ञान का भंडार तो हो सकता है, लेकिन समझ धीरे धीरे कम होती जा रही है, या जो ज्ञान हमारे पास आया है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर सेल्फ एंड सिग्निफिकेंट अदर्स बड़ा कम हो रहा है। ये होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग
गूगल पर बहुत सारे नॉलेज बेस के लिए डिपेंडेंट हैं। अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, कहीं से भी नॉलेज मिले, चाहे वो किताबों से मिले, गूगल से मिले, कहीं से भी मिले, अच्छी बात है। लेकिन बौद्धिकता हमेशा इस बात की परिचायक होनी चाहिए कि वो तर्कशीलता पर खरी उतरे, वो एप्लीकेशन अप्लाइड पार्ट पर खरी उतरे। अदरवाइज इंटेलेक्चुअलिटी का कोई बहुत मतलब रह नहीं जाता। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ज्ञान बहुत हो गया है और विज्ञान भी बहुत सारा हो गया है। तो ज्ञान और विज्ञान का समन्वय जब मिला है, तो उसको यदि हम बौद्धिक स्तर पे तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बड़ा इस विस्फोटक होता है। क्योंकि आजकल आप देख पा रहे होंगे कि मैक्सिमम टाइम ऑनलाइन मीडियाज पर हम यूज कर रहे हैं, तो ज्ञान तो बहुत सारा हो जा रहा है, लेकिन उतनी समझ नहीं पा रहे हैं उसको, उसको उतना पचा नहीं पा रहे, उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो तात्कालिक ज्ञान यदि बौद्धिक स्वास्थ्य नहीं रहा, बौद्धिक स्वास्थ्य को वो नष्ट करता है। तात्कालिक ज्ञान का यदि प्रयोग सतर्कता पूर्वक नहीं किया जाए तो बहुत नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य की यदि हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारा अलाइनमेंट, हमारी अपवर्डनेस, हमारी आंतरिक स्थिति यदि मन और आत्मा से थोड़ी सी यदि ऊपर जाती है, तो निश्चित रूप से हम एक ऐसी स्थिति में रहते हैं जहां शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से हमारी उन्नति भी होती है और हम स्थिर दशा में रहते हैं, जिसको योग की भाषा में स्थित प्रज्ञ कहा गया है। ऐसा व्यक्ति कभी शंका नहीं करता है, उसके मन में डर नहीं होता है, उसके मन में मृत्यु का भय नहीं होता है, उसमें दूसरों के प्रति किसी तरह की ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं आती है। लेकिन इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए सहज, सामान्य, सतत प्रयास करने होते हैं, अपने आप को जानने के और अपनी परम सत्ता को जानने के, कि मैं कौन हूं से बात शुरू होती है और मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जाना चाहिए, इस पर खत्म होती है। और निश्चित रूप से ऐसी स्थिति आपकी आध्यात्मिक उन्नति का परिचायक होती है। यहाँ पर एक सामाजिक स्वास्थ्य की भी बात हम करते हैं कि मैं सिर्फ मेरे लिए न जीऊं, मैं हमारे लिए जीऊं। मतलब मेरा जीवन कैसे दूसरों लोगों को प्रभावित कर रहा है, ये भी सोचने की आवश्यकता है। मैं और मेरे से थोड़ा आगे बढ़ करके वी की जरूरत यहाँ पर बहुत है। यदि हम की बात करते हैं तो निश्चित रूप से एक से ज्यादा लोग हो जाते हैं, और जब हम की बात करते हैं तो अहम गायब हो जाता है। अहम मीन्स ईगो। ईगो सेल्फ को डिनोट करता है और हम जो है वो सबको डिनोट करता है। तो अहम से हम की तरफ यदि हम चलते हैं तो निश्चित रूप से हम दूसरों के विकास में सहायक होते हैं, दूसरों की उन्नति में सहायक होते हैं, दूसरों के मनोबल को बढ़ाने में शामिल होते हैं। तो निश्चित रूप से यदि हम सामाजिक स्वास्थ्य के परिचायक हैं, तो हमको कहीं ना कहीं दूसरों के भी मानसिक स्वास्थ्य का, सामाजिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहूं तो दूसरों के काम आना चाहिए, जिससे सबका सर्वांगीण विकास हो सके और एक स्वस्थ समाज की स्थापना हो सके। यहाँ पर एक एस्पेक्ट वित्तीय स्थिति या वित्तीय स्वास्थ्य का भी है, जो हम इकोनॉमिक हेल्थ और इकोनॉमिक वेलबींग की बात करते हैं। तो फिजिकल वेलबींग की हमने बात की, मेंटल वेलबींग की बात की, सोशल की बात की, इंटेलेक्चुअल की बात की, स्पिरिचुअल वेलबींग की बात की, सोशल वेलबींग की बात की, एंड अल्टीमेटली हम फाइनेंशियल वेलबींग की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल वेलबींग का मतलब सीधा सा ये है कि मेरी दैनिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, इतना मैं कहीं से भी श्रम करके कमा सकूं। या तो मैं अपनी आवश्यकताएं सीमित रखूं, या फिर मैं अपने प्रयास बढ़ाऊं, ताकि मैं वित्तीय रूप से सबल हो सकूं, जिससे मेरा जो ओवरऑल हेल्थ है वो प्रभावित होगा और मैं एक हेल्दी बीइंग, पॉजिटिव हेल्थ की तरफ जाऊंगा। क्योंकि पैसा हर चीज के लिए आवश्यक है। हम अभी जो पॉवर्टी की बात कर रहे थे, तो उसमें कहीं ना कहीं हेल्थ इंडेक्स की जब हम बात करते हैं, हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं, इसके इसके जो सहयोगी तत्व हैं उनकी बात करते हैं, तो उसमें वित्तीय स्थिति या इकोनॉमिक जो जो स्टेटस है वो भी इंसान का बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखता है। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफर करता हूँ कि वित्तीय चीजों में जो स्थिति है वित्तीय, उसमें यदि आवश्यकताएं सीमित कर ली जाएं और स्वास्थ्य वर्धक प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाए, चाहे वो देशी ही हो, चाहे वो घरेलू ही हो, तो बहुत हद तक लंबे समय तक इंसान स्वस्थ रह सकता है। क्योंकि आजकल हम
होम रेमेडीज की बात कर रहे हैं, आजकल हम इंटीग्रेटेड रेमेडीज की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड मेडिसिन की बात कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन घर से या होम रेमेडीज से या किचन रेमेडीज से शुरू हो सकता है। हमारे चारों तरफ अनेक अनेक तरह की वनस्पतियां हैं जो औषधि वनस्पतियां हैं। तो उनके पत्ते हो सकते हैं, उनका फूल हो सकता है, फूल को उबाल कर पिया जा सकता है, पत्तियों को उबाल कर पिया जा सकता है। मतलब ये सजेशन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की तरफ से जाना चाहिए कि यदि कोई गरीब तबके का इंसान है जो बीमारियों से लड़ रहा है, हालांकि होम्योपैथी बहुत महंगी नहीं है, यह आसानी से सुलभ है, लेकिन उसके अलावा भी यदि कोई और गरीब तबके का व्यक्ति है, और यदि हम कम्युनिटी हेल्थ इंटरवेंशन की बात करते हैं, तो कम्युनिटी के लेवल पे कहीं ना कहीं समूह बना करके, ग्रुप्स बना करके, और कम्युनिटी में भी इस तरह के अवेयरनेस को लाने की बहुत जरूरत है। हालांकि अभी आ रही है, जब से आयुष मंत्रालय और आयुष विभाग बना है, तब से बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं, जिसके थ्रू लोगों को आजकल बहुत पता है कि कौन सी पत्तियां किन किन चीजों का, जैसे तुलसी हो गई, नीम हो गई, आंवला, बेड़ा, और ये सब चीजें ऐसी हैं जो आसानी से सब जगह उपलब्ध हैं, और इससे लोग अपना उपचार भी करते हैं। तो ये कुछ औषधि पौधों पौधों का प्रयोग भी, यदि हम बात करें कि गरीब तबके के लोग हैं, या जिनके पास जो निर्धन है, या जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं है अपने इलाज की, वो इस तरह से औषधि उपचार भी कर सकते हैं, और इसको हमें प्रोपोगेट कहीं ना कहीं करना चाहिए। ये अभी हम स्वास्थ्य के निर्धारकों की बात कर रहे थे कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को लंबे समय तक हमें स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होती हैं। तो यदि हम बात करें तो पहला फैक्टर है जैविक या बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल फैक्टर्स नेचुरली इनहेरिटेंस से आता है, हेरिडिटी से आता है, और इसमें हमारे करने लायक जो चीज बचती है वो है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। हम लोगों ने कुछ दिनों पहले लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स पे थोड़ा सा काम किया था, एक आध साल काम चला, बहुत लंबा नहीं कर पाए हम लोग। तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर पे हमने ये अध्ययन किया था कि कितने लोगों के पेरेंटल या हेरिडिटरी कितनी बीमारियां हैं जो कितने समय में उनके शरीर में उभर आती हैं, उनके जीवन में उभर आई हैं। बहुत प्राइमरी स्टेज पर था, इसलिए बहुत आगे काम हम नहीं कर पाए, लेकिन इसमें बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को हमने देखने का प्रयास किया था बायोमार्कर्स के थ्रू, कि कितनी चीजें पेरेंटल रूट से या एंसेस्ट्रल रूट से ट्रांसफर होती है। तो अब तो आजकल जिस तरह की विज्ञान ने उन्नति कर ली है, और जिस तरह से हम नैनो साइंस की बात करते हैं, और नैनो पैरामीटर्स की बात करते हैं, या टारगेटेड मेडिसिन की बात करते हैं, तो बहुत हद तक जैविक कारणों का निर्धारण हो सकता है, हो जाता है, और उनको मॉडिफाई किया जा सकता है। कुछ को छोड़ करके काफी सारे जैविक फैक्टर्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। व्यवहारिक या जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है, उसको मॉडिफाई करना तो आपके और हमारे हाथ में है। मिलकर के यदि प्रयास किया जाए तो वो हो जाता है, और इसकी साइंटिफिक टेक्निक का नाम है बीसीसी, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। इसके थ्रू बहुत हद तक हम स्वास्थ्यवर्धक व्यवहारों को बढ़ा सकते हैं, और डिजीज कारण पैदा करने वाले व्यवहारों को हम कम कर सकते हैं। इसके लिए प्रयासों की जरूरत होती है, उसके लिए पूरा बिहेवियरल साइंसेज है जो इस पर काम करता है। और सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों की बात हम लोग कर चुके हैं। इसके अलावा जो चीज स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, पोषण की बात मैंने पहले की, उसके अलावा है जीवन शैली। जीवन शैली हमारी लाइफ स्टाइल, जैसा हम लोग व्यस्त रहते हैं डॉक्टर होने के नाते, सुबह और शाम हमारा क्लिनिक में जाता है, तो निश्चित रूप से इसी में से कुछ देर हमें अपने लिए निकालनी है, कुछ टाइम हमने अपने लिए निकालना है। और डेफिनेटली यदि हम योगा, प्राणायाम, वॉक, जॉगिंग, ये सब कुछ करते हैं, तो बहुत हद तक अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। पर्यावरण की बात करना भी बहुत आवश्यक इस समय इसलिए है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बढ़ते चले जा रहे हैं। जो भी जिस तरह की हम श्वास लेते हैं, आप सबको पता है कि ये जो है इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, इनवॉलेंट्री प्रक्रिया है। तो इसमें बहुत ध्यान दे करके तो हम करते नहीं है। आप बंद घरों में रहना है, और खिड़की दरवाजे बंद रखना है, पर्दे इतने मोटे मोटे और बड़े बड़े लगा दिए गए हैं, वेंटिलेशन की व्यवस्था घर में नहीं है, रोज सुबह शाम झाड़ू नहीं लग रही है, या सुविधाएं इस तरह से बना ली गई हैं। तो इससे जो
एयर है, स्टेगनेंट एयर में कभी भी प्राणवायु या ऑक्सीजन उतनी ज्यादा नहीं होती है। शहरों की बात करें तो जगह नहीं है, मल्टी स्टोरीज हैं, छोटे छोटे घर बने हुए हैं, जहां पर कि आज के समय में हम आप देखेंगे तो घरों में लोग अपने चारों तरफ 2-2 4-4 फीट की जगह चारों तरफ छोड़ते नहीं है, ताकि प्रॉपर एयर पैक्ट वहां बना रहे। तो वो पैक्ट नहीं बनता है तो निश्चित रूप से घर में अंदर रहने वाले लोगों को नुकसान तो होता है, लेकिन इस पर कोई ध्यान देता नहीं है। फिर हम यदि प्योर ऑक्सीजन की बात करें तो मिलना बड़ा मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि पेड़ पौधे लगातार कम होते जा रहे हैं। जिस तरह से प्रकृति के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि आज हम 40 और 45 और 50 डिग्री सेंटीग्रेड को झेल रहे हैं, और इतनी गर्मी से हम बेहाल है। अनुवांशिकी की बात मैंने आपसे की थी, वो बायोलॉजिकल से रिलेटेड है, और अनुवांशिक तत्वों को समय से पहले जो कुछ थोड़े से प्रयास हम लोगों ने किए हैं कि मैरिजेबल एज के जो 18 से 25 साल के लड़के और लड़कियां होते हैं, जिनके विवाह किए जाने होते हैं, उनकी कुंडली मिलाई जाती है। उसके अलावा हम लोग आजकल, मतलब पिछले 15-20 सालों से हम लोग ये कर रहे हैं, एक तो मैरिज प्रिपरेशन कोर्स चलाते हैं जिसमें उनको बताते हैं कि भाई तुम्हारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और यौन स्वास्थ्य कैसे बनाए रख सकते हो, कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में बताते हैं। और उसके अलावा उनको सजेस्ट करते हैं कि आप एक अपना जेनेटिक काउंसलिंग जरूर करा लें। जेनेटिक काउंसलिंग कराने से हमें प्रोबेबल जो आनुवंशिक बीमारियां हैं उनके बारे में हमको पता चल जाता है। और यदि फैमिली में हिस्ट्री है तो जरूर कराना चाहिए, अदरवाइज भी करवाया जा सकता है, क्योंकि यदि जीन्स को हम बिफोर टाइम डिटेक्ट कर लेंगे तो बहुत हद तक आने वाले डिसेबल बच्चे से हम बच सकते हैं। तो एक ये ऐसी चीज है जिसको प्रमोट किया जाना चाहिए सभी जगह। और ये बड़े ध्यान देने लायक बात है कि यदि हम ह्यूमन रेस को, ह्यूमन जनरेशन को स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और लॉन्ग लिविंग बनाना चाहते हैं, तो इन निर्धारकों पर हमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। ये बड़ी सामान्य सी बात है, डॉक्टर होने के नाते हम सब जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के 5 लक्षण हैं कि आप उचित भोजन मात्रा में, आपको भूख लगे, उचित मात्रा में आप भोजन करें, और पेट भरने के लिए किया जाए, स्वाद के लिए ना किया जाए, और जितना स्वास्थ्यवर्धक हो उतना ही करना चाहिए। अच्छी नींद आ जाए, शारीरिक क्षमता, बल बना रहे, काम करने का मन में उत्साह हो। ऐसा ना हो कि 6 घंटे 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी फ्रेश नहीं फील कर रहे हैं, मन नहीं हो रहा है। इस तरह की स्थितियां यदि हैं तो निश्चित रूप से ये अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके, लेकिन दूसरों की भावनाओं को आहत न करें। दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए अभिव्यक्ति की जो कला है, वही स्वस्थ संवाद पैदा करती है, वही अच्छा मोड ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप करती है। तो किसी भी अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, किसी भी 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए बहुत आवश्यक है कि आप संतुलित रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें। और ये एक तरह की कला है, एक तरह का स्किल है, एक तरह का आर्ट है, और ये करते करते, माइंडफुली करते करते आता है। यदि आप संज्ञानित होकर के, ध्यान में रह करके माइंडफुली किसी के साथ बिहेव करेंगे, तो आप ये समझ पाएंगे कि मेरे कहने से, मेरे शब्दों से, मेरे एक्सप्रेशन से, मेरी भाव भंगिमाओं से किसी व्यक्ति को क्या कोई आहत हो रहा है, क्या मानसिक कष्ट हो रहा है, क्या उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। ये सब सोचने और करने लायक बातें हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो प्रमुख जो जन स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उनमें मेन चीज है गैर संचारी रोगों का बढ़ना तेजी से। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हमारे यहाँ बढ़ते जा रही, और जिसमें से 5 बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत खतरनाक स्टेज पे हैं। डायबिटीज है, कैंसर है, हार्ट डिजीज है, सीओपीडी है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में मल्टीपल लिपिड प्रॉब्लम्स है। तो कार्डियोवास्कुलर रेंज की जितनी भी बीमारियां हैं, ये सारी की सारी रोक की जा सकती है, मॉडिफाई की जा सकती हैं। और हाँ, इसमें टोबैको भी एक एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यूज ऑफ टोबैको एंड अदर ड्रग्स। तो ये भी एक चीज है जो बड़ी तेजी से बढ़ रही है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की बात तो क्या ही करें, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो हैं वो 2.5 से 3.5 किलो से कम के होते हैं। लो बर्थ वेट बेबीज पैदा हो रहे हैं, और वो उसका कारण भी एक ये है कि ड्यूरिंग 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी माँ को उतना पोषण नहीं मिल पा रहा है, उतना मानसिक स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, उतना रिलैक्सेशन नहीं मिल पा रहा है, उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। और उसके पीछे के तो और भी बहुत सारे कारण हैं कि जब वो अपनी
किशोर अवस्था में थे तो उनका जो खाना पीना था वो बहुत अच्छा नहीं रहा, स्वास्थ्यवर्धक नहीं रहा, जिसकी वजह से वो एक अच्छी स्वस्थ माता नहीं बन पाई और अच्छे स्वस्थ शिशु को जन्म नहीं दे पाई। तो कहीं ना कहीं हमारे एडोलसेंट्स पर, किशोर किशोरियों पर भी समय से हमें फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आप सब जानते हैं डॉक्टर होने के नाते कि किशोर अवस्था जीवन का वह काल है जहां यदि हम उसको गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ कहते हैं, जहां यदि हम उन्हें उनके स्वास्थ्य की देखभाल कर ली, उनकी मानसिक, उनके मन की देखभाल कर ली, तो निश्चित रूप से वो अच्छे स्वस्थ युवा और युवती बन सकते हैं। कुपोषण भी एक ऐसा एस्पेक्ट है जो एक हमारे यहाँ प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या है। बहुत सारे लोग एनीमिया से पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग थायराइड डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग असमय डिसेबल हो जा रहे हैं। तो ये जो न्यूट्रिशनल पॉइंट है, न्यूट्रिएंट्स हमारे डाइट में है या नहीं है, ये देखने लायक बात है और ये गंभीरता से सोचने लायक बात है। तो चुनौतियां बहुत सारी हैं जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अस्वस्थकर जीवन शैली एक ऐसी चीज है जिसको हमको धीरे धीरे मॉडिफाई करना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण के लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकार प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, और जो फैक्ट्रीज है उनसे जो प्रदूषण हो रहा है बहुत हद तक नियंत्रित किया जा रहा है। लेकिन जल प्रदूषण पे बहुत काम नहीं हो पा रहा है। जल प्रदूषण पे काम व्यक्तिगत तौर पर ही हो सकता है। जब तक के व्यक्ति सह जागरूकता नहीं होगी तब तक ये बहुत संभव नहीं है कि लोग इस पर कुछ काम करें। अपने घरों का गंदा पानी कहाँ निस्तारण हो रहा है? बारिश का पानी क्या हम जमीन में भेज रहे हैं? पानी यदि हम दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं तो वो कितना लिमिटेड है, कितना उसका उचित उपयोग कर पा रहे हैं? ऊर्जा के संरक्षण की यदि हम बात करें तो कितनी देर हम बिजली जला रहे हैं, कितनी देर कोयला जला रहे हैं, कितनी देर हम पराली जला रहे हैं? ये सब सोचने वाले विषय हैं, सोचने वाले बिंदु हैं, जिससे न सिर्फ पर्यावरण प्रदूषण प्रदूषित होता है बल्कि हमारा स्वास्थ्य भी बुरी तरह से प्रभावित होता है। और इन सब के लिए जन सामान्य तो सरकार को जिम्मेदार समझता है, लेकिन सरकार किसने बनाई है, कहाँ से सरकार बनी? आप और हम भी तो उसी का हिस्सा हैं। तो ये सोचने लायक बात है कि स्वयं के व्यवहार में जब तक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक के सरकार से अपेक्षा करना या सरकारी नीतियों से अपेक्षा करना, सरकारी सेवाओं से अपेक्षा करना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। कहीं ना कहीं इंडिविजुअल एफर्ट्स की जरूरत बहुत ज्यादा है। व्यक्ति सह सहयोग की, व्यक्ति सह क्रियाओं की बहुत आवश्यकता है। बहुत सारे सरकार भी कार्यक्रम चला रही है, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि सरकार या सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं सब लोगों तक नहीं पहुंच सकती। समाज सब तक पहुंच सकता है, समाज के लोग सब तक पहुंच सकते हैं, और वो समाज के लोग आप और हम ही हैं। हम में से हर व्यक्ति यदि एक दो तीन चार पाँच छह लोगों की जिम्मेदारी कर ले, मैं समझता हूँ खाली अपनी फैमिली को ही स्वस्थ रखने का प्रयास कर ले, और जब फैमिली स्वस्थ हो जाए तो अपने पड़ोसियों को, पड़ोसी स्वस्थ हो जाए तो मोहल्ले को, और इस तरह से मोहल्ला मोहल्ला यदि स्वस्थ होता है तो कोई कारण नहीं है कि हम बिल्कुल स्वस्थ और सबल न रह सकें। तो इसके लिए स्वास्थ्य सेवाएं तो हैं ही, लेकिन जन जागरूकता भी बहुत आवश्यक तत्व है। और जन जागरूकता का आशय सीधा सीधा हुआ जन जन में जागरूकता। हर व्यक्ति यदि अपने आप में जागरूक होगा तो निश्चित रूप से सामूहिक प्रयास से हमारा पूरा समाज स्वस्थ हो सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की हम बात कर रहे थे, पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे थे, सामुदायिक स्वास्थ्य की बात कर रहे थे। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि थोड़ी सी थ्योरेटिकल है। एक तो बात कर सकते हैं प्रिवेंशन की या रोकथाम की, कि बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, इसका पूरा प्रयास होना चाहिए। तो प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स के बारे में कहीं ना कहीं बहुत और जागरूकता की जरूरत है, जहाँ लोगों को काम करने की आवश्यकता है। पता बहुत सारे लोगों को है लेकिन एक्टिविटी में वो चीज नहीं है, कार्य रूप में वो परिणित नहीं हुई है। तो प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, ये दो चीजें एक साथ हो सकती है और बिल्कुल की जा सकती है। जो भी जिस एज ग्रुप का है उस एज ग्रुप के हिसाब से वो एक्टिविटीज अपनी रखे, वो यदि अपनी एक्सरसाइजेस रखे, डाइट रखे, अपना रेस्ट रखे, रिक्रिएशन रखे, तो कोई कारण नहीं कोई बीमारियों से दूर न रह पाए। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज हो सकती है और उसकी हेल्थ का स्टेटस भी प्रमोट होगा। प्रोटेक्शन की बात करें तो हेल्थ प्रोटेक्शन बहुत तरह का हो गया। इसमें से वैक्सीन एक चीज है जो हम लोग बात करते हैं। होम्योपैथी में बहुत सारे ऐसे प्रोफाइलेक्सिस हैं जिनका उपयोग
उपयोग करके बीमारियों को रोका जा सकता है, और इस पे निश्चित रूप से अनुसंधान की जरूरत है, और वो आप और हम लोग ही मिल करके कर पाएंगे। हमारे अनुभव में यदि कुछ ऐसे केसेस आते हैं तो केस रिकॉर्ड किए जाने चाहिए, केस सीरीज बननी चाहिए, और उनको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि ये दवाएं देने से, इतने समय तक फॉलोअप करने से इन इन बीमारियों से लोगों की रक्षा हुई है। तो ये प्रोटेक्शन हो गया। देन पब्लिसिटी। पब्लिसिटी इन द सेंस कि स्वास्थ्यवर्धक चीजों के बारे में प्रचार प्रसार होना चाहिए। जिस तरह के विज्ञापन हेल्थ केयर के बारे में कभी भी नहीं आते, मार्केटिंग विज्ञापन जो आते हैं, जो मार्केटिंग की पब्लिसिटी होती है, उसी तरह से हेल्थ केयर के लिए, जन स्वास्थ्य की चीजों के लिए प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। तभी हम पब्लिक हेल्थ को उन्नत करने की बात सोच सकते हैं। आहार एक प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि भूख जो है हमारी बेसिक नीड है। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी मनुष्य, किसी भी इंडिविजुअल की हंगर, एक एपेटाइट या हंगर की बात हम यदि करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो फूड हमारी एक बेसिक आवश्यकता है। तो फूड में हमेशा ये सोचा जाना चाहिए कि क्या स्वास्थ्यवर्धक है। मुंह में डालने से पहले यदि हर व्यक्ति ये सोच ले कि जो मैं खा रहा हूँ इससे क्या मुझे स्वाद की पूर्ति होगी या स्वास्थ्य की पूर्ति होगी, दो बिंदुओं पे यदि बात कर ली जाए तो निश्चित रूप से इसमें एक आपको बहुत ही अच्छा गाइडेंस मिल सकता है कि भाई हाँ, ये चीज मेरे लिए उपयोगी है, मेरे शरीर के लिए उपयोगी है, तो मुझे खानी चाहिए। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोसेस फूड और फूड आइटम्स आजकल जो पैक्ड फूड आ रहा है, उसके अलावा हमारे दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे भारतीय जीवन पद्धति में, भारतीय भोजन शैली में बहुत सारे तले हुए खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं, जो जिनकी मात्रा धीरे धीरे उम्र के साथ साथ कम की जानी चाहिए। अल्पाहार या स्नैक्स में भी हम लोग डिब्बा बंद या पैकेट बंद 5 रुपए का नमकीन, 10 रुपए का नमकीन, इस तरह की चीजों का हम जो प्रयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको देसी तरीके से भुने हुए चने से, उबली हुई दाल से, भुनी हुई दाल से, अंकुरित आहार से, फलों से कहीं ना कहीं रिप्लेस धीरे धीरे किया जाना चाहिए। बर्गर, बिस्किट, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमें रिप्लेस करना शुरू करना चाहिए, और इनके रिप्लेसमेंट्स के रूप में हेल्दी चीजें अवेलेबल की जानी चाहिए। भारतीय मिठाइयाँ, समोसे, जिनमें कि शक्कर, वसा, नमक अधिक होता है और अन्य पोषक तत्वों की कमी होती है, हम सब जानते हैं, लेकिन स्वाद के वशीभूत होकर के कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, और कई बार यदि यंगस्टर्स की बात करें तो चाट, पकौड़ी और पानी पूरी और ये सब तो उनके लिए बहुत ही टेस्टी चीज होती है, बहुत ही उनके लिए आवश्यक टाइप की चीज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी बहुत नियंत्रण की जरूरत है, क्योंकि हमारे दैनिक आहार में यदि होल ग्रेन्स आ जाएं, साबुत अनाज आ जाएं, उनको चाहे फिर हम अ, उबाल के खाएं या चाहे उनको अंकुरित करके खाएं, चाहे हम उनको फुला के खाएं, दाल, सब्जियां और फल यदि बढ़ते जाएंगे तो निश्चित रूप से रेशे हमारे शरीर में बढ़ते जाएंगे। इंडाइजेशन से लेकर के, गैसेस से लेकर के, और प्रॉपर डाइट होने तक का पूरा काम इनसे हो सकता है यदि हम प्रॉपर वे में इनको प्रमोट करें तो। क्योंकि जिस तरह का जीवन शैली हम जी रहे हैं, जिस तरह का डाइट हम ले रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हाइपरटेंशन है, हार्ट डिसऑर्डर है, डायबिटीज है, कैंसर है, आर्थराइटिस है, ये सब कहीं ना कहीं सक्रियता की कमी से होने वाले बीमारियां हैं, जिन पर कि हम जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिन पर हम ध्यान दे करके इनको दूर कर सकते हैं। ये एक इंफोग्राफिक है जो ये बताता है कि इंडिया में मेजर कॉजेज ऑफ डेथ क्या हैं। 15 से 24 साल की उम्र या 15 से 25 साल की उम्र के बीच यदि आप देखेंगे तो 33% डेथ का कारण मोटर व्हीकल एक्सीडेंट है। और उसके बाद जो बारी आती है वो 27% की है, जो अदर टाइप के एक्सीडेंट्स हैं। उसके बाद जो बारी है वो 16% की है, जो कि लड़ाई झगड़े के कारण होने वाली मौतें हैं, हत्याएं हैं। और उसके बाद 13% आप देख पा रहे होंगे कि ये सुसाइडल केसेस हैं। तो 15 से 25 साल की उम्र में के बीच जो मन में, भावनाओं में जो परिवर्तन होते हैं, उनको हैंडल करना भी सिखाया जाना जरूरी है। और वो हो सकता है लाइफ स्किल ट्रेनिंग से। यदि जीवन कौशल बच्चों को सिखाया जाए,
टेंडर एज से 5 साल की उम्र से यदि बच्चों में जीवन कौशल, जो कि 10 जीवन कौशल हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताए हैं, जो साइकोलॉजी में भी मेंशन्ड हैं, उनको यदि हम सिखाएं तो निश्चित रूप से बच्चों को स्वस्थ और सबल, मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाया जा सकता है। और ऐसा बच्चा कभी भी सुसाइड नहीं करेगा, ऐसा बच्चा कभी भी बहुत तेजी से गाड़ी नहीं चलाएगा, ऐसा बच्चा कभी भी किसी और तरह के प्रकरणों में और प्रपंचों में नहीं पड़ेगा, चाहे वो ड्रग अब्यूज की बात हो, चाहे वो एडिक्शन की बात हो, इन सब से दूर रहेगा, या जो क्रिमिनल माइंडसेट की बात है। क्योंकि 15 से 25 साल की उम्र जो है वो लगभग यही उम्र है जब इंसान सब चीजों से, अपने सहयोगियों से, मीडिया से, मूवीज से, सबसे प्रभावित होता है। अ, और सारी एज ग्रुप्स की बात हम करें तो हार्ट डिजीज से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाले लोग हैं, कैंसर वाले लोग हैं, फिर कुछ परसेंट जो है वो स्ट्रोक्स और सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स का है। तो ये सब बीमारियां जो है मेजर कॉज ऑफ डेथ है, और ये प्रिवेंटेबल है। यदि हम चाहें तो एक्सीडेंट्स भी प्रिवेंट किए जा सकते हैं, प्रयासों की आवश्यकता जरूर है। तो ये मॉडिफिएबल डिसऑर्डर्स हैं, डिजीज हैं, डेथ्स बचाई जा सकती हैं। और डायरेक्टली यदि हम एनसीडीज की बात करें, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें, तो इंडिया में 86% डेथ्स जो हैं वो लो एंड मिडिल एंड लेवल इनकम कंट्रीज में हो रही हैं। 66% टोटल डेथ्स का जो पोर्शन है वो इंडिया में लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स का है, और ये इससे बचा जा सकता है। क्या तरीके हैं यदि हम टोटल बात करें कि जन स्वास्थ्य को हम कैसे उन्नत कर सकते हैं, जन स्वास्थ्य को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, जन स्वास्थ्य को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, यदि इसकी हम बात करें तो हेल्थ स्क्रीनिंग एक एस्पेक्ट है। इन जनरल आजकल सब जगह होने लगा है, लेकिन हेल्थ स्क्रीनिंग को ज्यादातर लोग ब्लड टेस्ट को ही लेकर के बैठते हैं कि ब्लड प्रोफाइल करा लिया तो मान लेते हैं कि हेल्थ स्क्रीनिंग हो गई। उसके साथ हाइट, वेट एज पर एज प्लस डाइट, ये चीजें यदि स्क्रीनिंग में नहीं है तो बाकी की स्क्रीनिंग यूजलेस है, क्योंकि इनके पैरामीटर्स के ही रिजेम्बलेंस से ही आप तय कर पाते हैं कि कौन व्यक्ति हेल्दी है और उसमें किस तरह की बीमारियां कितने समय में पनप सकती है, ये देखा जा सकता है। टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन की बात हो गई। हेल्थ स्क्रीनिंग से सबसे बड़ा फायदा हमको ये है कि हम निदान शीघ्र कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा। अर्ली डायग्नोसिस यदि हो जाता है तो अर्ली ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, और अर्ली ट्रीटमेंट यदि हमने कर लिया तो रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ भी हो सकता है, प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ भी हो सकती है, और बहुत संभव है क्योर भी हो सकता है। यदि ये दोनों तीनों चारों चीजें नहीं हो पाई तो हम कम से कम उस व्यक्ति को या उस डिजीज्ड व्यक्ति को जीवन जीने का तरीका सिखा सकते हैं, जिससे वो रिहैबिलिटेट हो सकता है। तो पैलिएटिव केयर के साथ साथ रिहैबिलिटेटिव केयर भी किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे एज ग्रुप ऐसे होते हैं जिनमें ड्रेडफुल डिसऑर्डर हो जाते हैं, या एंड लाइफ डिजीज हो जाती हैं। वहां पर रिहैबिलिटेशन का और पैलिएटिव केयर का बड़ा रोल है, वहाँ काउंसलिंग का बड़ा रोल है। तो कहीं ना कहीं हमको लोगों को जागरूक करके सशक्त करना होगा कि खाली दवाई खाने से ही काम नहीं चलेगा, बाकी के एस्पेक्ट्स पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये एक ह्यूमन बॉडी साइकिल है, क्लॉक है, जो मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, कि इसमें पूरा टाइम शेड्यूल दिया है ऑर्गन के हिसाब से, इसको ऑर्गन क्लॉक भी कहते हैं, कि किस समय आपका शरीर क्या क्रियाविधि करता है, क्या गतिविधि करता है, क्या फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल एक्शंस होते हैं, और उस टाइम पीरियड में यदि आप उस ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप लंबे समय तक हेल्दी रह सकते हैं। ये एक एस्पेक्ट है जिस पर आजकल मैं अवेयरनेस क्रिएट करने में काम कर रहा हूँ। मोबाइल्स फोन का उपयोग हम लोगों ने बहुत बढ़ा दिया है, और ये एक दैनिक जीवन की ऐसी आवश्यकता हो गई है जिसके बगैर रहना थोड़ा सा संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी जो स्टडीज निकल करके आ रही हैं वो ये बताती हैं कि लगातार यदि 24 घंटे में से 2 घंटे यदि यूज किया जा रहा है मोबाइल फोन को, चाहे पास में रख के सो रहे हैं या कान में लगा के बात कर रहे हैं, या इवन अभी लेटेस्ट स्टडीज जो आई हैं वो कहते हैं कि वायरलेसली भी यदि आप बात कर रहे हैं, ब्लूटूथ पे भी बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बायोमैग्नेटिक फील्ड आपके चारों तरफ डेवलप कर रहा है, और इससे आपके न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम्स को बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो जो नर्वाइन प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जाएंगी, ब्रेन हमेशा इससे अफेक्ट होगा।
नर्वस सिस्टम अफेक्ट होगा तो डेफिनेटली लोकोमोटर सिस्टम अफेक्ट होगा, डेफिनेटली जो 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 आपके सीएनएस और पीएनएस है वो अफेक्ट होंगे। और इससे आने वाले समय में आप देखेंगे कि भूलने की बीमारियां बढ़ती चली जाएगी। ध्यान भंग वाली जैसे डिस्ट्रक्शन वाली चीजें तो आजकल होने ही लगी है। इंसान को याद नहीं रहता 2 मिनट पहले वो क्या कर रहा था, उसने कौन सी चीज कहाँ रखी है, और 1 मिनट पहले वो क्या सोच रहा था और किस काम के लिए निकला था। कई बार बहुत सारे लोगों के साथ आजकल होने लगा है कि मैं किस काम से जा रहे थे, मैं किस काम से जा रहा था या मैं क्या कर रहा था, वो भूल ही जाते हैं। तो ये एमिगडाला को प्रभावित कर रहा है। इंसोम्निया भी इसमें शामिल है, इसके साइड इफेक्ट्स में। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों प्रभावित हो रही हैं। और इससे एक जो बहुत बड़ी चीज हो रही है वो है तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, ये बहुत प्रभावित हो रही है इससे। और इसमें दिक्कत यही है कि यदि हमने समय रहते डिस्टेंस नहीं किया, इसको दूर नहीं किया, इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, इसको कंट्रोल में नहीं रखा, इसका यूज जितना बहुत आवश्यक है उतना नहीं किया, तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। और आप देख रहे हैं कि आजकल जो आपसी व्यवहार है, जो इंटरेक्शन है, उस पर भी बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। इसकी वजह से हम लोग जो हम अपने क्लिनिक्स में देखते हैं कि लोग ज्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, गंभीरता की कमी हो गई, इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करने के बजाय रिएक्शन ज्यादा आ रही है, और इस रिएक्शन में बहुत सारी चीजें दिक्कत दे रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि ये हम इसके मोबाइल के गुलाम न बन जाएं। मोबाइल एडिक्शन से लेकर के इंटरनेट एडिक्शन तक के बहुत हॉट टॉपिक है बिहेवियरल साइंसेज में आजकल, और हम देखते हैं कि व्यवहार पर, सोच समझ पर बहुत इसका प्रभाव पड़ रहा है। और इस तरह से हमने आज डिस्कस किया कि यदि हम पूरे समाज को, पूरे समुदाय को यदि स्वस्थ रखना चाहते हैं तो कैसे हमें शुरुआत स्वयं से करनी पड़ेगी, क्योंकि हम स्वयं भी समाज का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, बहुत अहम हिस्सा है। और यदि हम अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने परिवार पे ध्यान देंगे, अपने आस पड़ोस पे ध्यान देंगे, अपने मोहल्ले पे ध्यान देंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब हम सब स्वस्थ और सुखी जीवन जिएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना। और साहनी सर को पुनः मैं प्रणाम करता हूँ कि इस अकादमिक यात्रा में आपने मुझे एक और अवसर प्रदान किया, और मैं कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है उसको मैं आपस में बातचीत के जरिए आप लोगों तक पहुंचा सका। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है डॉक्टर राजेंद्र जी। थैंक यू बहुत दिनों के बाद मैं आपको सुन रहा हूँ। सर। जैसा पीपीटी को अब हटा दीजिए जी। तो ये प्रेजेंटेशन आपने, और प्रेजेंट सिनेरियो में जन स्वास्थ्य में के लिए जो इनिशिएटिव किया, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और खास करके आज के परिप्रेक्ष्य में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, और क्योंकि हम लोग जितने एडिक्टेड होते जा रहे हैं, अपने लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर्स हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं, अगर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो ये समाज जो है तो बड़ा प्रदूषित हो जाएगा। और कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो हम लोग कहते हैं कि काम करने के लिए क्रॉनिसिटी, मैं अभी पढ़ रहा था, क्रॉनिक डिजीज को देख रहा था, तो देखते क्रॉनिक डिजीज तो एक्युमुलेटेड अप्रोच है, जो कि लेयर्स आपके ऊपर में बनता जाता है और एक ऐसा स्थिति आ जाता है जबकि जटिल हो जाता है और इनक्योरेबल स्टेज में चला जाता है। और एक बहुत बड़ी बात है कि पहले हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज से ज़्यादा होता था। कम्युनिकेबल डिजीज पर बहुत कुछ कंट्रोल तो हो चुका है, लेकिन अब जो नया डिजीज सामने में आ रहा है वो लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर्स, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों के सामने में चला आता जा रहा है। तो इस विषय पर आपने जो ध्यान आकर्षित किया है, मुझे लगता है कि सभी चिकित्सक को इस पर गंभीरता से सोचनी चाहिए, और गंभीरता से सोचने के बाद ही इस विषय पर बहुत अच्छा से लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो फिजिशियंस अप्रोच इट इज नॉट ओनली प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन, दवाई देना हमारा अप्रोच नहीं है। हमारा अप्रोच ये है, डॉक्टर हैनीमैन ने भी कि काउंसलिंग अगर आप करते नहीं हो
तो बिना काउंसलिंग के मेडिसिन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो काउंसलिंग का अप्रोच हम लोगों के साथ में होना चाहिए। एक आपको धन्यवाद दिया गया है, जन स्वास्थ्य आधार के लिए समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप बीमारी के कारण सामाजिक बौद्धिक स्तर, खान पान, रहन सहन, ये सारे चीज की जो आपने चर्चा की अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, और इसको मैं समझता हूँ कि हम लोगों को सभी को इसको फॉलो करने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही हमें समझता हूँ कि हम लोग का समय भी पूरा हो गया है। राजेंद्र जी, मैं आपको एक और बार बधाई देना चाहता हूँ कि आप अभी यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में आप प्रिंसिपल के पद पर चयनित हुए हैं, और मैं पहले भी बधाई देना चाहता हूँ। आज इस फोरम्स के माध्यम से भी मैं आपको बधाई देता हूँ, क्योंकि आपकी जैसा जुझारू और फिलोसफर तो एक अलग जगह पर है, लेकिन प्रैक्टिकल फिलोसफर एक अलग बात होती है। थैंक यू सो मच सर। प्रैक्टिकल फिलोसफर के रूप में मैं आपको देखता हूँ, इसीलिए मेरे लिए आपके दिल में के लिए जो मेरे दिल में है वह आपका एक इंटेलेक्चुअल कैटेगरी के व्यक्ति हैं, जो कि बहुत ही गंभीर और एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में जीवन को जीने का प्रयास करते हैं। इस शब्द के साथ में मैं समझता हूँ कि हम लोग का सेशन समाप्त हो रहा है। नेहा जी। हाँ जी सर। सर को प्रोफेसर डॉक्टर जी। राजेंद्र सिंह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। सर, आपने बहुत ही एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आज प्रेजेंट किया डॉक्टर्स के लिए, कि हम कैसे अपनी हेल्थ पे ध्यान देके पब्लिक हेल्थ को भी बेटर बना सकते हैं सर। और ये एक बहुत ही डिफरेंट तरह का सेशन था, और बहुत ही काफी चीजें हमें विजन और उनको एक तरह से वो करना दोबारा दोबारा उनको हम जिससे हम प्रैक्टिकली उसको लाइफ में अप्लाई कर सके, वो बहुत जरूरी है। तो इसे हम अप्लाई करेंगे तभी हम दूसरों को भी एडवाइस दे पाएंगे। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर राजपूत। हम आशा करते हैं नेक्स्ट और सेशंस भी सर से हमें काफी नॉलेज सीखने को मिलेगी। और अब हमारे इंग्लिश सेशन का टाइम हो गया है, और थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। I transfer the session to Anjani ji. Anjani ji. Thank you, Dr. Neha.